आज छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। आज वोटिंग का पहला दौर होगा। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाकों में वोटिंग हो रही है, लिहाजा सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में सबसे अहम इस वक्त बेटिंग ऐप को लेकर जो विवाद चल रहा है वो दरअसल राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। वोटिंग से पहले सुकमा में आपको बता दें कि आईईडी से धमाका किया गया है, जिसमें एक जवान के घायल होने की खबर है। वहीं छत्तीसगढ़ में संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। तो क्या एक बार फिर से भूपेश बघेल के सर पे सेहरा यानी कि ताज सजेगा छत्तीसगढ़ का? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इन खास मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। मशहूर सेफोलॉजिस्ट प्रोफेसर संजय कुमार जी हमारे साथ हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी और वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब से चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ की 20 और साथ ही मिजोरम की 40 सीटों पर मतदान होना है। सबसे पहले संजय जी का रुख करते हुए, संजय जी, सबसे अहम इस चुनाव में और खास तौर पर अगर आज की वोटिंग की बात करें, छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की सभी 40 सीटों पर क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, अहम मुद्दे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, जिसका आपने जिक्र किया, इसकी गूंज हर जगह सुनाई पड़ रही है। ये महादेव ऐप घोटाले की चर्चा हो रही है। एक तरफ चीफ मिनिस्टर स्वयं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कोई मतलब मैं इसमें शामिल नहीं हूं। लेकिन अगर आप बीजेपी की तरफ से देखें तो तमाम तरफ, चाहे केंद्रीय मंत्रियों की बात करें, चाहे लोकल लीडरशिप की बात करें, वो बार बार चीफ मिनिस्टर और राज्य सरकार पर हमला कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर स्वयं इसमें शामिल हैं। तो करप्शन एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है छत्तीसगढ़ में। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में भी कहीं ना कहीं करप्शन की गूंज आपको हर जगह कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी। और मिजोरम में मुझे लगता है इस बात की चर्चा हो रही है कि मणिपुर में जो घटनाएं हुई हैं, क्या इसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा मिजोरम के चुनाव में? अभी वोटिंग का सिर्फ दौर शुरू हुआ है। मुझे लगता है थोड़े समय बाद ये पता चलेगा कि क्या किन मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया, क्या महिलाएं बाहर निकल के आई वोट देने या नहीं। इन सब चीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस वक्त भीषण जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और साथ ही बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहना है, सुनिए। हिंदू मुसलमान हम मिलकर रहना चाहता हूं, लेकिन बाबर औरंगजेब का शासन दोबारा आए ये हमारा शिकार नहीं है। और हम बाबर औरंगजेब के खिलाफ हमको लड़ते रहना चाहिए। भाई और बहनों, ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या का भूमि है। आप प्रभु श्री राम का नानीहाल है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या राम लाला का भव्य मंदिर बनता था अयोध्या में? बोलिए, बनता था? तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात बोला और सच करके दिखाया। उनके घोषणा पत्र में राम दिखे क्या? उनके घोषणा पत्र में राम है क्या? वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। आजकल सुनते हैं कोई जय श्री राम नहीं करता जैसा उस समय करते थे। तो वो मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। दुर्भाग्य से कहें या संजोग से कहें, सद गया। राम जी का नाम था। राम जी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिखाया है। कौशल्या जी को याद करके यहाँ पर दिखाया है और लोगों के मानस पे राम चरित्र मानस, रामायण मंडलियों के आयोजनों के माध्यम से दिखाया है कि हम धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ अंजना ओम कश्यप जुड़ गई हैं और जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त छत्तीसगढ़ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अंजना, आपका रुख करते हुए, जय श्री राम का मुद्दा यहां पर टीएस सिंहदेव उठा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के लिए एक अहम मुद्दा छत्तीसगढ़ में है? क्योंकि वहां पर तो अपने कामकाज को लेकर ही हमने देखा था कि कैसे भूपेश बघेल लगातार आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन बीजेपी के लिए चेहरा ना होना क्या उनके लिए एक बड़ा ड्रॉबैक है?
बिल्कुल नेहा, आपके दोनों प्रश्नों का जवाब दूंगी। देखिए, इस बार सिर्फ भगवान राम नहीं, एक और भगवान आ गए हैं और वो है महादेव। तो दो मुद्दे हैं, राम मंदिर का मुद्दा और उसका जो हाई पिच है, उसमें आपने हेमंत बिस्वा शर्मा को देखा, वो बार बार कह रहे हैं ये बाबर वाले हैं, मस्जिद गई, अब मंदिर बना रहे हैं और ये मुमकिन नहीं होता अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते। और सोचिए, एक दिन पहले अगर इस तरह से 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप महादेव बेटिंग गेम ऐप में सीधा मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल पर बीजेपी लगाती है ईडी के सूत्रों के हवाले से, तो आप समझ सकते हैं कि मामला भ्रष्टाचार का भी है, धर्म का भी रंग बीजेपी के प्रहार में जोड़ा गया है। आज की अगर सीटों को आप देखें नेहा, तो 20 सीटें हैं, जिसमें से 12 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए रिजर्व्ड है। ये पूरा इलाका देखिए, बस्तर डिवीजन के 7 जिलों में वोटिंग हो रही है, जिसमें सुकमा है, जिसमें दंतेवाड़ा है, जहां पर एयरलिफ्ट करके ईवीएम पहुंचाने की नौबत है। ऐसी जगह है। आपने भी बताया सुकमा की घटना के बारे में। अब कुल मिलाकर परिस्थिति ये है कि शेड्यूल ट्राइब्स बहुत ज्यादा है इन इलाकों में। इन 20 सीटों में से पिछले चुनाव में 17 सीटें कांग्रेस पार्टी ने 17 सीटें पिछली बार जीत ली थी। तो जो एसटी पर पकड़ है कांग्रेस पार्टी का, उसको अगर आपको तोड़ना है, अगर आपको एक एससी सीट भी वहां पर रिजर्व्ड है, धर्म का, भ्रष्टाचार का, भूपेश सिंह बघेल की क्रेडिबिलिटी पर सवाल, ये तमाम जो पूरी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की, उसमें वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर कहा कि इन्होंने तो महादेव को भी नहीं छोड़ा। तो इससे समझ में आता है कि जो बीजेपी ने धुरी बनाई है, राजनांदगांव सीट जहां से रमन सिंह चुनावी मैदान में है, देखिए उनको सीएम फेस नहीं प्रोजेक्ट किया गया है। जो भी सफलता पिछली बार नहीं ला पाया है अपने दम पर, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो, इनको सीएम फेस के तौर पर नहीं प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि न सिर्फ उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है, उनके जो करीबी हैं उनको भी टिकटें दी गई हैं, चाहे वसुंधरा हो, शिवराज हो, यहाँ पर रमन सिंह हो। अब देखिए, राजनांदगांव में कांग्रेस पार्टी किसे उतारती है? गिरीश देवांगन को, जो कि एक बड़े ओबीसी नेता है। तो एक इधर जाति का कास्ट सेंसस की बात आपने देखा ही होगा, जब हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे उनका, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैंने कास्ट सेंसस किया था। तो मैंने कहा कि आपने आंकड़े फिर क्यों नहीं जारी किए? तो जाति के आधार पर जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, एक तो वो जो आपने कहा कॉन्फिडेंस है, उन्हें लगता है कि कांग्रेस और यहाँ पर जो एसटी बहुल पूरा आप राज्य देख लीजिए, तो ऐसे में लगभग 30 से 30%। मैं लौटूंगी आपके पास। जितेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है और किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के इंतजाम है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए नेहा, यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये नारायणपुर है, बस्तर का इलाका है और ये अबुझमाड़ एरिया में आता है। काफी खतरनाक पूरा इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, काफी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। आप देखिए, महिलाएं जो हैं वो लाइन में लगी हुई हैं, लंबी कतार यहाँ पर मौजूद है महिलाओं की। इसके साथ साथ पुरुष भी यहाँ पर लंबी कतारों में इस वक्त मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 बजे दोपहर तक यहां पर वोटिंग होगी, क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाका होने की वजह से चुनाव आयोग ने यहां पर वोटिंग का समय कुछ कम किया है, जिसमें 3 बजे के बाद यहां पर वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि आपने देखा कि यहां से जो ईवीएम मशीन है वो हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाना पड़ा। जो धुर नक्सल इलाका है वहां पर भी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए इस तरीके की व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। क्या मुद्दे हैं, इनसे खुद जानते हैं और किस तरीके से ये लोग आज वोटिंग कर रहे हैं, जहन में इनके क्या चल रहा है, क्या जहन में आपके चल रहा है, किस तरीके से वोटिंग कर रहे हैं? असली मुद्दा यहाँ पर विकास का है। अब यदि आप नारायणपुर आए होंगे तो देखे होंगे दोनों तरफ से रास्ता ठीक नहीं है। आप पहुंचे होंगे यदि अंतागढ़ से, तो अंतागढ़ से नारायणपुर की दूरी 50 किलोमीटर है। रास्ते की व्यवस्था देखें आप कैसी है। कोंडागांव से आए हैं तो वो भी व्यवस्था देखें। दूसरा महत्वपूर्ण व्यवस्था है स्वास्थ्य की। एक जिला अस्पताल है, लेकिन वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधा है बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा, दोनों जो भी गवर्नमेंट आई इलेक्शन मैनिफेस्टो में अभी कर्मचारियों के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। केवल किसान और अन्य लोग, कर्मचारियों के बारे में भी उनको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखना चाहिए। तो एक बड़ा मुद्दा ये आ रहा है इस समय महादेव ऐप को लेकर के, उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से आपकी प्रतिक्रिया? ये राजनीतिक स्टंट है सारे। जब चुनाव आते हैं तभी इस तरह की चीजें आती हैं।
चुनाव के 4 दिन बाद। ठीक है जितेंद्र, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में मतदान शुरू हो चुका है। सिर्फ दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होगा, क्योंकि नक्सल प्रभावित कई इलाके हैं जिसकी सुरक्षा के मद्देनजर इस तरीके से फैसला लिया गया है। तो महादेव बेटिंग ऐप को लेकर इस वक्त संग्राम छिड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ में। इस वक्त ये एक अहम मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जुबानी तीर इस वक्त तेज है। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हवाला ऑपरेटर की तरह ये किया जा रहा है। वहीं टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि ईडी अब बोरिंग टॉपिक हो गया है। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि ये सब पर आरोप लगाते हैं, महादेव को भी नहीं छोड़ा है। रमन सिंह का यह कहना है सट्टेबाजी पर बघेल ने नहीं लिया है एक्शन, इसीलिए ईडी को आना पड़ा है। प्रेस विज्ञप्ति ईडी जारी करती है। वहीं रंजीत रंजन जो कि सांसद है वो कह रहे हैं कि भूपेश बघेल की छवि खराब करने की साजिश है।